बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आकर शालिनी उदास मन से टेरेस पर जाकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को सुकून नहीं दे पा रहे थे, जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। शालिनी की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है? शालिनी की उदासी बेचैनी में बदल गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। पहले भी शालिनी उस बुढ़िया को कई बार नोटिस कर चुकी थी। 3 महीने हो गए थे शालिनी को रायपुर से भोपाल शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। पति समीर का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी सिया का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर मोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास के मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन शालिनी, उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी ज़मीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई ज़मीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था रायपुर में। उसकी अच्छी जॉब थी, यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और न ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो, और इतनी टेंशन के बीच ये विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही? वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते शालिनी परेशान हो उठी। 2 दिन बाद समीर टूर से वापस आए तो शालिनी ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। समीर को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगर ऐसा कुछ तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन सुबह शालिनी ने टेरेस से देखा, वॉचमैन उस बुढ़िया को साथ लेकर उनके मेन गेट पर आया हुआ था। समीर उससे कुछ बातें कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। शालिनी को लगा उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके समीर घर के अंदर आ गए और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? शालिनी ने चिंतित स्वर में समीर से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर संतेश से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी संतेश की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ लक्ष्मी देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर लक्ष्मी निवास लिखा था। वही एक राशि ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा भी इस बुढ़िया से मिलता है। तभी मुझे लगा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? नहीं नहीं, आज इसके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन सब बातों में कोई विश्वास नहीं है। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है, और अगर हमारी हाथ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा। ठीक है, आप उन्हें बुला लिए। अनमने मन से ही सही, मगर शालिनी ने हाँ कर दी। लक्ष्मी देवी अंदर आ गई। छीन काया, तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोड़ों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने समीर और शालिनी को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पराए घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियाँ, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर रहे थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था थी पर ही जाऊंगी, मगर स्वर भर आया था। उनका गला भर गया था। कहते कहते, यही मेरा कमरा था। कितने साल हंसे हैं यहाँ अपनों के साथ, मगर सतेश के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आई। शालिनी और समीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर लक्ष्मी देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही न थे, पर जाना तो था ही।
उनकी इस हालत को तो वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। शालिनी लक्ष्मी देवी को रोकर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से समीर को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ की जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें। अकेली है, बेसहारा है और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देंगे। काम के लिए तो मेड भी है। बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेगी, बच्चों को भी देख संभाल सकेगी। ये घर पर रहेगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूँगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने सन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं। हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें इनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या, घर तो हमारे नाम ही है। ये क्या कर सकती है? और अब उनकी उम्र भी कितनी है। ठीक है, तुम बात करके देखो। समीर ने सहमति जताई। शालिनी ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहे तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गई। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ने ही उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा, वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको बेकार में ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभव से गुजर चुकी लक्ष्मी देवी शालिनी की आंखों में छिपी मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकी। लक्ष्मी देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते थे। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर शालिनी ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनुहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देखरेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। शालिनी भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से ना खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे थे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी से चिपकने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। शालिनी और समीर बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठकर बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार शालिनी ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही उनकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। शालिनी का आज जन्मदिन था। समीर और शालिनी ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेंगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारों और झालरों से सजाया हुआ था। वही अम्मा ने शालिनी की मनपसंद डिशेस और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी बच्चा और अम्मा की मेहनत से शालिनी अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आई। इससे पहले बच्चों ने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। बच्चे दौड़कर शालिनी के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज़ कैसे लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं। कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देती है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया। शालिनी की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई।
बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी अम्मा के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद लक्ष्मी देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज़ निकाली और शालिनी की ओर बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। शालिनी ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ और तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चेन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। शालिनी की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ से तत्पर होकर अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल है कि अपने पास बचे इकलौते सोने की चेन को भी वह उसे सहज ही दे रही है। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझ कर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली है, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं भी या नहीं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे। कहकर शालिनी उनसे ऐसे लिपट गई जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन शालिनी कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते, और वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन लक्ष्मी देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनः प्रतिष्ठा हुई थी, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा था लक्ष्मी निवास। शायद आपकी आंखें इस कहानी को पढ़कर थोड़ी सी नम हो गई हो। अकेले में आंख बंद कर 2 मिनट चिंतन करें कि पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम अपनी मूल संस्कृति को भुलाकर बच्चों की उच्च शिक्षा पर तो सभी का ध्यान केंद्रित है, किंतु उन्हें संस्कारवान बनाने में हम पिछड़ते जा रहे हैं। यदि यह कहानी किसी परिवारों को जोड़ने में काम आए तो इसे अपने साथियों परिजनों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।